नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आज फिर करेंगे कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात, मगर सरे पर्दा और पशे पर्दा भी करेंगे। जो हालात इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं उसके अलग अलग एंगल हैं, अलग अलग पहलू हैं। हम थोड़ा सा जो मौजूदा हालात हैं दुनिया में, जियोपॉलिटिक्स, उसको इंक्लूड करेंगे और साथ साथ हम गाज़ा के ताज़ा हालात, इज़राइल के ताज़ा हालात और आगे की संभावनाओं पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इस वक्त गाज़ा में घमासान जारी है, इज़राइल की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है और एक तरह से गाज़ा की तमाम बिल्डिंगों को मिसमार कर दिया गया है और मिसमार किया जा रहा है। पहले हम उसकी मिसमार पर बात ज़रूर करेंगे, मगर वहाँ ये इससे हो क्या रहा है वो समझने की बात है। इज़राइल ने हमेशा एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की है, जिसमें मीडिया का भी एक अहम किरदार रहा है और उनकी लॉबिंग जो है वो एक अलग अलग अपने अड़ोस पड़ोस के, चाहे वो सऊदी अरब रहा हो या उससे 73 के पहले का ईरान रहा हो या फिर लेबनान रहा हो, जॉर्डन रहा हो, यहाँ वो अगर कुछ जगह पर डायरेक्ट इन्वॉल्व रहा है तो कुछ जगह पर ब्रिटेन और अमेरिका के ज़रिए लॉबिंग करता रहा है। आज भी जो जो लॉबिंग स्टार्ट हुई है, ब्लिंकन वहाँ पहुँचे हैं, ब्लिंकन क्या कर रहे हैं, इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी हम आ जाते हैं चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, और रशिया का चाइना का इस युद्ध से क्या ताल्लुक़ है और क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम को कबूल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। एक इससे पहले खबर आपको बताता चलूँ कि सूरत हाल ये है कि पुतिन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय नोटिस जारी किया गया है युद्ध अपराधी का, और युद्ध अपराध का उसको, यानी कि जहां अब व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस कम्युनिटी की जो मेंबरशिप है वो किर्गिस्तान की भी है, और किर्गिस्तान की जो मेंबरशिप है वो ये है कि किर्गिस्तान उनको गिरफ्तार कर सकता है, मगर वो किर्गिस्तान पहुंच रहे हैं विदेश यात्रा पर, जहां पर जो उनके यूएसएसआर से अलग हुए देश हैं, चाहे वो उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, वो तुर्कमेनिस्तान है, ये देश भी इनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर लावारोफ ज़रूर पहले ही पहुंचकर अपनी कुछ बातें कह चुके हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, दुनिया का एक पश्चिम डोमिनेशन जो बना हुआ है, और पश्चिम डोमिनेशन की वजह से, जिसे आप पश्चिम कहें या फिर ब्रिटेन और अमेरिका का कोलिशन कहें, उसके बाद इनके दबाव में इनके साथ गठजोड़ करने वाले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अब तक चले आने वाले जो एक कम्युनिटी है जिसे हम यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं, कभी हम इनको पश्चिमी जगत कहते हैं, ये सब कुछ इकट्ठा रहे हैं, मगर इन पर मानसिक दबाव रहा है या प्रभुत्व रहा है ब्रिटेन और अमेरिका का। ब्रिटेन ने नए अहकामात जारी किए हैं इज़राइल में, जो एम्बेसी के लोग काम कर रहे हैं, उनके जो परिवार हैं उनको वापस बुला रहा है ब्रिटेन के, मेरे देश में वापस आएँ। और हालांकि उनका ये कहना है कि दूतावास अपना काम करता रहेगा, सफारत खाना अपना काम करता रहेगा, मगर लोग वापस आ जाएं, क्योंकि उन्होंने ये जानकारी दी है कि ब्रिटेन के 17 नागरिक हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। यानी हमास के हमले में कई और देशों के नागरिकों का भी दावा है कि वो मारे जा चुके हैं। इससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते असल में कि असल कैजुअल्टी इज़राइल में कितनी हुई है, गाज़ा में कितनी हुई है, क्योंकि हम सिर्फ अंदेशों पर बात कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, गाज़ा से सही रिपोर्ट आ नहीं रही है, क्योंकि मीडिया भी कंट्रोल है, उनकी नाकाबंदी की गई है, वहाँ पर जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। कुछ इक्का दुक्का जो वीडियो भी रिलीज़ की जाएगी हमास की तरफ से, तो फिर वो हमास की तरफ से वो वीडियो रिलीज़ की जाएगी जिसमें वो अपनी बर्तरी दिखाने की कोशिश करेंगे या फिर युद्ध में अपने लड़ाकों का मनोबल बढ़ाए रखने की कोशिश करेंगे। ये उनकी मजबूरी है। इजराइल जो है संपत्ति गेन करने का जो एक सिलसिला चलता रहा है,
या फिर खबरों का रुख पलटने का एक जो सिलसिला और एक कड़ी रही है इजराइल की, वो उस पर अपना काम करेगा। यानी कि ना हम पूर्ण रूप से अभी गाज़ा की तरफ से फुटेज जो आएंगी उन पर भरोसा कर सकते हैं, और इजराइल पर भरोसा करने का मेरा तो कोई मतलब नहीं होता, आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इजराइल और उनके मीडिया और उस मीडिया की लॉबिंग को आज से नहीं, मेरी उम्र तो कम है मगर 70 सालों से यही मान रहा हूँ कि ये झूठ, प्लांटेशन और लोगों को मनोवैज्ञानिक गुलाम बनाने के लिए और बहकाकर पागलों की जमात में शामिल कराकर अपने दास की तरह इस्तेमाल करने का काम ये लोग करते हैं। तो ये लोग कुछ हादसे होते हैं, कुछ हमले होते हैं, और कुछ ये शूटिंग करते हैं इजराइल में और कुछ शूटिंग करते हैं हॉलीवुड में, फिर वो मीडिया को दे दी जाती है, और फिर वो मीडिया से जिस तरह का वो गेम चाहते हैं, अगर वो मनोवैज्ञानिक बर्तरी चाहते हैं तो वो दिखाएंगे कि कैसे कुचल रहे हैं, और अगर वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं तो दिखाएंगे कि कैसे बच्चे उनके मारे जा रहे हैं या औरतें मारी जा रही हैं। हालांकि जो बाइडेन ने जो अपने बच्चों के सर कलम करने की बात पर जो बयान दे डाला था उसको उन्होंने वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा सुना था, देखा नहीं था। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो बाइडेन अपनी बात से पलट रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि जो बाइडेन को दिखाने वाला जो मीडिया है, अमेरिका में कुछ मीडिया ज़रूर ऐसा मौजूद है जो अपने राष्ट्रपति को या फिर अपनी फ़ौज को भी आईना दिखाने का काम करता है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो मीडिया की कवरेज है, मगर मैं कुछ ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ऑथेंटिक रिपोर्ट ये है कि मुझे खबर जो मिली है वो ये है कि जॉर्डन, सऊदीया, इराक, ईरान, सीरिया, इन तमाम जगहों पर फौजी हलचल, अस्करी हलचल, मिलिट्री हलचल जारी है। यानी डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है और लगता है कि हम एक ज़बरदस्त एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं आपस में। हालांकि ब्लिंकन की जो आमद है उसका दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से कोशिश की जाएगी कि वो जॉर्डन से बातचीत करे, जबकि वो कर रहे हैं, इराक से बातचीत करे और आसपास के देशों से, कतर से, सबसे बातचीत करके कोशिश करे कि वो इजराइल वॉर में स्टेक होल्डर न बने और जो कुछ इजराइल कर रहा है उसे करने दे। तो उसकी एक वजह यह है कि तमाम दावे, माफ़ करना, कि ये जो दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर एक बार नहीं, कल शाम की बात है, कल शाम भी हमास के लड़ाके बाकायदा अपना वो ग्लाइडर उड़ाया, बाइकें उठाई और अस्कलान शहर में एंट्री की। खबर ये है कि वहाँ उन्होंने कत्ले आम भी किया और बहुत से लोगों को बंधक भी बना लिया और बनाकर शायद वो गिरफ्तार करके ले भी गए, जिनके बारे में बाकायदा अमेरिका, बाइडन और ब्रिटेन ये अपील और धमकी में लपेट कर, अपील को धमकी में लपेट कर कह रहे हैं कि जो बंधक बनाए गए हैं उनको आज़ाद कर दो। मतलब जो हमास बंधक बना रहा है उनको वो आज़ाद कर दे, और जो बेगुनाह भी इजराइल ने पकड़ रखे हैं इनको आज़ाद या इंसाफ देने की आवाज़ कभी ब्रिटेन, पश्चिमी जगत या अमेरिका नहीं उठाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक बात मैं आपको और बता दूं नाजरीन, जॉनिस्ट मतलब एक तबका है यहूदियों में, जुडाइज़म में, वो उनका ये मानना है कि हाम और शाम यानी नूह की दो औलादों में से एक औलाद का नाम हाम था और एक का शाम था, और यहाँ एक की औलाद में से ये हैं जिनको ईश्वर ने चुन लिया है और बाकी दुनिया गाजर, मूली, कचरा, चिकर बटन है, उनका ये जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पे कोई पाप लगता है नहीं, उससे कोई पुण्य का मतलब है। तो कुल मिलाकर उनकी एक धार्मिक सोच ये भी है कि उनके अलावा पूरी दुनिया में जो भी हैं वो चिकन बटर हैं। उनके खाने, मारने या कुचलने से, उनके जूता सर पर रख के कत्ल करने से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वर उनको माफ़ करता है क्योंकि ईश्वर ने उनको उनके दास के रूप में पैदा किया है। ये पढ़ भी लेना, समझ भी लेना, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आप लोग जितने लोग ऐसी हरकतों की जो अमानवीय हैं उनका अगर समर्थन करते हैं तो वो आपको भी चिकन बटर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, क्योंकि चुनी हुई कौम ईश्वर की वो खुद को मानते हैं, आप में से किसी को नहीं मानते। वो अच्छे और बुरे दास में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कुछ उनके वो मानते हैं ये हमारे अच्छे वाले दास हैं, कुछ को मानते हैं ये हमारे बुरे वाले दास हैं। ये तुम्हारे लिए आईना है, इसे देख के तुम कुछ समझोगे तो ज़रूर आपको तुम्हें असलियत का पता चलेगा। चलिए खैर, ये तो एक मैं अलग से ओपिनियन दी है। ख़बरों पर वापस लौट आते हैं। अगर हम ताज़ा हालात पर बात करें तो
ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमास की तरफ से भी बाकायदा मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं और रशिया की प्रोवाइड की गई कुछ एंटी टैंक मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ है, वो हाँ लबनान की तरफ से भी हुआ है और हिजबुल्लाह की तरफ से, यानी हमास और हिजबुल्लाह दोनों उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। खुलकर ये भी इल्ज़ाम दबी ज़बान में या खुलकर ये लगाया जा रहा है कि चीन ने ट्रेनिंग दी है हमास को, चीन ने ही कहा है कि तुम आगे बढ़ो, चीन के प्लान के तहत हमला किया है। हमास ने कुछ स्टेक होल्डर्स का जो मानते हैं कि इजराइल से उनका गहरा रिश्ता, उनका ये मानना है कि रूस और चीन दोनों शामिल है, ये पुतिन का प्लान है। एक बात हम ज़रूर करना चाहेंगे यहाँ पर कि चाहे चीन का प्लान है या पुतिन का प्लान है, अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन को अपना एक इजरायली मूल का एक राष्ट्रपति बिठा दिया जाए यूक्रेन में, और फिर वहाँ पर उसको अलगाववाद की बात करें तो अलग भी हो जाए, और उसके बाद जो है रशिया को थ्रेट करने के लिए पूरे नाटो को अपने दरवाजे पर लाकर थ्रेट करने के लिए तैयार हो जाए, वो सब जायज़ है। वो जो पहले से यूएसएसआर के रूप में अमेरिका और पश्चिमी जगत ने तोड़ा, वो सब जायज़ है। फिर तोड़ने के बाद जो बचा कुचा था उसको भी कुचल दे, मसल दे, उनकी हड्डियां बेच ले अमेरिका और ब्रिटेन, वो सब जायज़ है। और तुम सब इसको जायज़ ठहराते हो मीडिया में और अपनी सोच में। अपनी सोच का इलाज करवाओ। फिर ताइवान की घेराबंदी की जाती है, दूसरा यूक्रेन ताइवान के रूप में तैयार किया जाता है, साउथ कोरिया के रूप में तैयार किया जाता है, जापान के रूप में तैयार किया जाता है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया को भी जो है एक नए युद्ध में धकेलने के लिए धड़ाधड़ हथियार भेजे जाते हैं, यहाँ पर रिहर्सल किया जाता है, वो सब जायज़ है। बस जायज़ क्या नहीं है? इजराइल पर हमला। चूँकि इजराइल क्या है, इजराइल को बहुत से देश तो देश ही नहीं मानते हैं, क्योंकि उसका नाम फ़लस्तीन था, वो ऑटोमन से अलग हुआ एक हिस्सा था। अगर हम फ़लस्तीन से पहले कह दें तो उसका नाम जो है कनान था। तो कनान जो है वो ऑटोमन अम्पायर से पहले, या जब यहाँ से यहूदी निकले थे 2000 साल पहले, जब नेबुकदनेस्सर ने इनको निकाला था, तब इस देश का नाम कनान हुआ करता था। और जब ये वापस इनको जगह दी फ़लस्तीनियों ने, तो इन्होंने उस जगह का नाम इजराइल रख दिया। कुछ लोगों ने उसे मान्यता दे दी, कुछ लोगों ने आज भी उसे देश के रूप में नहीं माना है। मगर सवाल, चलिए ये एक अलग बात है कि माना कि नहीं माना, मगर इसके खिलाफ कुछ किया जाए तो वो गलत है। ये आप लोगों की सोच है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, शायद खैर मैं फ्रीडम फाइटर या आतंकवाद जैसी बातों पे मैं नहीं जाता हूँ। दो खेमे जो लड़ रहे हैं उन्हीं पर जाता हूँ और वहीं पर सूरत हाल को फिर बयान करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इजराइल पर ये अनएक्सपेक्टेड था कि उनकी तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, उनके तथाकथित आयरन डोम की तारीफ़ करने की कोशिश की जा रही। मैंने कहा कल शाम 6 बजे भी हमास ने स्ट्राइक किया है और वो सफल स्ट्राइक किया है इजराइल पर। यानी इजराइल ने जो रिप्लेस करने वाला था ताकत के रूप में अमेरिका को, जो एक ड्रामा किया गया था, और जो मुझे पहले से सुनते आए हैं वो अलग बात है, जो लोग नहीं सुन रहे हैं उन लोगों को मेरे पुराने एपिसोड 2 साल 4 साल पुराने देखने चाहिए। उनको पता चलेगा कि मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि इजराइल के वजूद में सिर्फ इजराइल जिम्मेदार नहीं है। मैं तकनीकी या हथियारों के रूप में इसको ताकतवर रूप के तौर पर नहीं देखता हूँ। मेरी किसी कैलकुलेशन में ये ताकतवर देश नहीं आता है। ये ताकतवर इसलिए है कि मुस्लिम जगत, क्योंकि एक लंबी कहानी है, फिर हमें जो है 1917 में जाना पड़ेगा, फिर 1924 तक आना पड़ेगा, फिर लोज़ान ट्रीटी पर आना पड़ेगा, फिर सऊदीया के वजूद को हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद बहरीन, कतर, इन तमाम देशों के वजूद को हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि ऑटोमन का हिस्सा जब तोड़कर बांटा जाता है तो इसमें इनको राजशाही सौंप दी जाती है ऑटोमन के ख़त्म करने के इनाम पे, और फिर इनको इजराइल को रहने के लिए एक जगह दी जाती है फ़लस्तीन के अंदर, जिसको वजूद में लाने के लिए यानी यहूदियों को यहाँ पर लाएं। फिर वो हम सब तमाम बातें कर चुके हैं, वो तमाम जो
दुनिया की वेल्थ को, बैंक को, तेल को, इन सब को मैनिपुलेट करते हैं, बल्कि इस पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, वो भी यहूदी हैं। और वो सब जो हैं ये चाहते थे कि उनका मसीहा आए और तमाम दुनिया से इकट्ठे करके यहूदियों को इजराइल में लाया जाए। ये पूरा की पूरी प्रक्रिया जो है धार्मिक है, इसके पीछे सोच धार्मिक है और ये लड़ाई धार्मिक है। यहाँ पर सवाल ये है कि धर्म के तो ईसाई भी शामिल हैं, धर्म में इस्लामिक भी शामिल है, मगर ये अजीब कमाल आप देख रहे होंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से कील ठोकना, यातनाएं देना, क्रूस पे चढ़ाने का काम यहूदियों ने किया था, मगर वो ईसाई सब आज की तारीख में इजराइल के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह ईसाई नहीं है, जिसकी वजह है ईसाइयों को फंडिंग करने वाले, नौकरी देने वाले, तमाम वेल्थ पर कंट्रोल रखने वाले मात्र चंद परिवार जो 20 से कम हैं, वो परिवार जो ब्रिटेन को, फ्रांस को, स्विट्ज़रलैंड को, इन सब को कंट्रोल करते हैं और दुनिया को, यानी अरब जगत के तेल को, जेपी मॉर्गन जैसे लोग, रॉकफेलर जैसे लोग जो आईटी को कंट्रोल करते हैं, इसमें से और बहुत सारे नाम आपको सामने आ जाएंगे। उनकी हिस्ट्री या खंगालिएगा तो आपको पता चलेगा। यानी तमाम वेल्थ को, तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल करने वाले लोग, क्योंकि इस वक्त दुनिया के मालिक बने बैठे हैं और वो ईसाइयों, मुसलमानों और दूसरे लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं, रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर धर्म पीछे रह गया है, ईसाइयों का धर्म पीछे रह गया है, मुसलमानों का धर्म पीछे रह गया है, दूसरी भी कई जातियों का, और यहाँ पर पैसा काउंट कर रहा है। यही वजह है कि वो परिवार के मुखिया ये कहते हैं कि वो पैसा को खुदा मानते हैं और इनमें से एक को वो उसका दूत भी मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, तो वो उनकी बात जस्टिफाई भी होती है। दूसरी तरफ चूँकि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का चर्च भी है और यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियाँ भी हैं और यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो है जो महराज यात्रा है उसकी भी जो एक कड़ी जुड़ी हुई है। इब्राहिम खलीलुल्लाह के भी यहाँ पर मौजूदगी टॉम ऑफ रॉक पर आप मान सकते हैं। और किबला अव्वल यानी कि नबूवत के बाद भी यहाँ मुसलमान इसी टॉम की तरफ जो है मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे हैं। यानी सभी जो बड़े धर्म दुनिया में हैं उनका एक सेंटर माना जाता है। अब बात सेंटर की लड़ाई की नहीं, ज़मीन की है। इस पर इसको खुले तौर पर रखा जा सकता था, तीनों धर्म मिलकर कोई फैसला कर सकते थे, मगर चूंकि यहाँ यहूदियों का ये मानना है कि दुनिया में ईश्वर ने, अल्लाह ने, यहवा ने सिर्फ उनको राज करने के लिए चुना है और दुनिया उनके लिए गुलाम है, इसलिए वो लोग जो है इन सब पर कब्जा भी बनाए रखना चाहते हैं, दुनिया को अपना गुलाम देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे अकेले हुकूमत करना चाहते हैं। ये उनका धार्मिक बिलीव है और उसी के तहत वो उनकी, जिन्होंने उनको जगह दी थी, ज़मीनें छीनते चले गए, पानी छीनते चले गए, खाना छीनते चले गए, रोज़गार छीनते चले गए और कुछ लोग दुनिया में मजबूरन उनकी मदद करते चले गए और आज यहाँ पहुँचे कि दुनिया में ये कहा जाने लगा था। कुछ लोग जो हैं, मैं एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, ख़ास तौर से इस्लाम के कुछ तथाकथित स्कॉलर, तथाकथित महाज्ञानी ये कहते आए हैं कि इजराइल का ग्रेटर इजराइल बनेगा और दुनिया पे इजराइल अब राज करेगा। और वो मानसिक तैयारी मुसलमानों की करते रहे हैं कि तुम चुपचाप मुर्गे की तरह पिंजरे में से निकल के सरेंडर कर दो, यहूदी तुम्हारे माँ बाप हैं, क्योंकि ऐसा हमारी किताब में लिखा है। वो झूठ बोलते रहे हैं, ऐसे झूठों पे यकीन करना बंद कर दो, वो जो है उसका एनालाइजेशन खुद करो, उसका आकलन खुद करो और इस बात को समझो कि सच्चाई क्या है। ये तथाकथित स्कॉलर जो हैं, जो कुछ लिखवा कर ट्रांसलेट करके आपको परोसा जाता है, ये मानसिक गुलाम बनाने की जो साजिश है, ये भले ही इनमें से 99% उस साजिश को न समझते हों, पर इनके मालिकीन, इनके ऊपर बैठे हुए लोग समझते हैं और यहूदियों से पैसा खाकर तुम्हें गुमराह करके कहते हैं कि तुम लड़ो ही मत, तुम लोग जो है कुछ कहो ही मत, तुम लोग घुटने टेक के इनके सामने पड़ जाओ क्योंकि ऐसा लिखा है। ये बेवकूफ़ियां जो है आप लोगों को माफ़ कीजिएगा, हम लोग जो हैं ये बात मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। बकरे को, एक तो बकरा होता है जो पूरा होता है और एक बकरे में कुछ अंग कम हो जाते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है, मैं टेलीविज़न पे वो नाम नहीं लूँगा। ये आपको वो बनाने की कोशिश करते हैं, वो मत मना करिए। आगे आते हैं। देखिए इस वक्त जो हालात है वो ये है कि
आपको दिखाया जा रहा होगा टेलीविज़न पे कि इजराइल के अंदर जो है बड़े शेल्टर हैं। जब हमास के बम आते हैं, मिसाइल आते हैं, तो ये लोग शेल्टर में चले जाते हैं। मगर उसके बावजूद एक बड़ी तादाद में कैजुअल्टियाँ हो रही हैं। लोग होटलों पर, दूसरी जगहों पर मिसाइल लग रहे हैं और अब भी लग रहे हैं। कोई हमला नहीं रुक रहा है, इधर से भी रिटेलिएट हो रही है। आप जानते हैं कि 36 घंटे से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद इजराइल की फोर्सेस ज़मीनी ग्राउंड पर ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं। मात्र 20-25 किलोमीटर के टुकड़े में, यानी 41 बाय 10 के टुकड़े में ये लोग जो हैं घुसने के लिए तैयार नहीं हैं। तमाम बिल्डिंगें तोड़ दी गई हैं, तमाम हथियार, वेपन, अमेरिका की खेप, अमेरिका के कमांडो वहाँ पहुँच चुके हैं। उसके बाद ये गाज़ा में घुसने के लिए तैयार नहीं है। बात क्या है, इसको मैं सिर्फ ये समझाना चाहूँगा कि जो सिविलियनों के घर थे, इन्होंने जालिमाना हरकतें करके उनको तोड़ा है। उनमें भी कुछ लोग तो रह जाते हैं। जिस तरह इजराइल के लोग शेल्टर में जाते हैं, उसी तरह जो है शेल्टर में चले जाते हैं गाज़ा के लोग, क्योंकि वहाँ पर सुरंगें हैं जहाँ पर हमास रहता है। हमास की कोई बहुत बड़ी कैजुअल्टी होती तो कल शाम फिर से इजराइल में घुसकर हमले नहीं होते, उनको पकड़ के गिरफ्तार करके उठा के नहीं ले जाते और इनको यहाँ पर सैकड़ों लोगों का कत्लेआम नहीं करते हमास के लोग, अगर हमास पर इनकी बमबारी या इनकी दादागिरी या इनकी सुपर पावर होने का कोई फ़र्क पड़ रहा होता। ये अब बात क्या है कि रशिया का एक मानना है कि भाई जब ये युद्ध ख़त्म होगा तो ज़रूर हम टू नेशन पर या फिर इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए मिडिल ईस्ट में रास्ता निकालेंगे। मगर उसका डिप्लोमेटिक जो जेस्चर मैं समझ पा रहा हूँ लावरोव के कहने का, उसका ये है कि अब ये जब फैसला होगा तो ये फैसला इस बात पे होगा कि इजराइल एक तरफा जीत हासिल कर ले, ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब इजराइल घुटने टेकने की कोई ना कोई तैयारी पीछे से चल रही होगी और जब ये घुटने टेकेगा तो मामला शांति की तरफ जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन को यहाँ से भागना पड़ेगा, यानी ये पूरा इलाका खाली हो जाएगा। ये जो अभी जो लावरोव की बात से मतलब निकल रहा है वो ये है। मगर जिस तरह से इजराइल के अंदर नेतन्याहू का विरोध हो रहा है या उनकी चीज़ों का विरोध हो रहा है, जिस तरह ब्रिटेन जैसे लोग जो मदद के लिए पहुंचते थे, हम बाकायदा जो है थ्रेट करते थे, वो अपने नागरिकों को वहां से निकालना शुरू कर दिए, अपनी एम्बेसी के लोगों को, हम लोग को निकालना शुरू कर दिए हैं। तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या चल रही है। यानी पश्चिम के तमाम तकनीकी हथियार और इजराइल की तमाम झूठी प्रचार ज़मींदोज़ हो चुके हैं। अब नई कहानी यह है कि इस युद्ध का फैसला क्या होगा, जहां पर अमेरिका को कमांडो भेजने पड़ गए हैं, जहां पर ब्रिटेन के कमांडो पहुंच चुके हैं, जहां पर वो अपने बेड़े लेकर चले गए हैं। मगर रशिया की तरफ से भी एक थ्रेट है। ये जो अभी खबर मिल रही है कि सीरिया के ऊपर जो अटैक किया गया है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे अटैक लगातार पिछले सालों साल से सीरिया के ऊपर लगातार इजराइल करता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। मगर एक तरह से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मनोवैज्ञानिक बढ़त ली जाए। मगर मेरे ख्याल से इजराइल अब वो मकाम खो चुका है जिसको रिवाइज़ करना लगभग नामुमकिन है कि वो दुनिया में कोई ताकत है या कोई उसके हथियार ख़रीदे, क्योंकि वो अच्छे हथियार बनाता है। ये कहानी समाप्त हो चुकी है। बल्कि अब शायद ये होने जा रहा है कि यहाँ पर जो अमेरिका ने F-35, F-16, F-16 और F-35 जैसे जो जहाज़ इजराइल को दिए हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा एस्केलेशन बढ़े और वो जहाज़ अब गिरते हुए आपको नज़र आने लगें। अगर 2 से 4 दिन और ये युद्ध चलता है तो शायद इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमास मुझे नहीं लगता कि अभी इनके सामने घुटने टेकने वाला है या रुकने वाला है, क्योंकि उनको तकनीकी सहायता इस बार हासिल है। उनको सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन और उनको सटीक इन्फॉर्मेशन शायद इस बार जो है वो मुहैया कराई जा रही है और मिल रही है। यानी कि अगर तकनीकी तौर पर वो युद्ध को लड़ रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि ताइवान और यूक्रेन में जिस तरीके से पश्चिमी जगत मदद करके चीन और रशिया को टेंशन में डाल के उसको तमाम गतिविधियों से रोक रहा है, उसका रिटेलिएट इजराइल में हो सकता है कि पूरा ब्रिटेन
और अमेरिका सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए बिजी हो जाएं और भूल जाएं कि ताइवान किसे कहते हैं और यूक्रेन किसे कहते हैं, अब अपनी जान बचाएं। तो शायद जो है, चूंकि ये जान बचाना इनके लिए बड़ा मुश्किल भी होगा और बहुत ज़रूरी भी होगा, क्योंकि ब्रिटेन में और अमेरिका के अंदर जो लोग उनकी वेल्थ को, उनके राष्ट्रपतियों को एक अपने पपट की तरह इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो उनकी धार्मिक मान्यता यही है कि उन्हें इजराइल को बचाना है, मसीहा को बुलाना है, फिर पूरी दुनिया पे राज करना है, सबको दास बनाना है। कौन किसका दास बनता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दे दीजिए और OTT को प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको मिलेगी तमाम जानकारियाँ, क्योंकि मैं उनके प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच सकता जिनके खिलाफ अभी जो है जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप ज़रूर मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर मेरी भी मदद कर सकते हैं, अपनी भी मदद कर सकते हैं, मुझे इजाज़त दे सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।